हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम जो आयुष काउंसलिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले की जो दो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पर खुले हैं बीएमएस और बीएचएमएस के अंदर। उसके बाद में जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है पूरा वो किस प्रकार होता है। जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसका मैंने शॉर्ट में समरी दिया था आपको आधे घंटे के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पुराने वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं वो दो पुराने वीडियो देख लो, क्योंकि वो दोनों जो वीडियोस थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये लगभग 50-60 पन्नों का है। तो लगभग लगभग मैंने पूरा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको पूरे को मैंने 3 पार्ट के अंदर यहाँ पर मैंने समझाया है। तो आपको जैसा कि पता है कि जो AA की काउंसलिंग है ये यहाँ पर 1 सितंबर को यहाँ पर चालू होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इंतजार में हैं कि जल्दी से जल्दी जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो जल्दी से ओपन हो जाए। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है हर साल कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाता है तो बहुत सारे कारणवश या बहुत सारे रीजंस की वगैरह से उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता है। और अगर कॉलेज मिल भी जाता है तो उनका जो सिक्योरिटी मनी होता है वो उनका फॉरफिट कर लिया जाता है। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना। तो देखो, यहाँ पर हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं काउंसलिंग के अंदर जो कि अपने को यहाँ पर देखने पड़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज है, अपन यहाँ पर सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझेंगे। फ्लो चार्ट को समझने के बाद में हम नीचे की साइड आएंगे और काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज ये है, आपको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, जो पेमेंट फीस होती है रजिस्ट्रेशन फीस जिसे अपन नॉन रिफंडेबल फीस बोलते हैं, और जो सिक्योरिटी मनी होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफंडेबल फीस बोलते हैं। तो ये दोनों जो फीस होती है ये दोनों अपने को भरनी पड़ती है। सिक्योरिटी मनी आपको पता है ही, 10,000 है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और 50,000 है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए तो 1,000 रुपए रहती है और SC ST के लिए 500 रुपए रहती है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर लॉक कर देना है चॉइस फिलिंग को, फिर आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको वापस से क्या करनी है, सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद में अगर आपके पास कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके पास देखो दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला होता है फ्री एग्जिट कर लो, कॉलेज में रिपोर्टिंग ही मत करो। और अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देते हो, कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद भी आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं। कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद में आपका जैसा कि मन नहीं है वो कॉलेज लेने का तो आप कॉलेज छोड़ सकते हो। यानी फर्स्ट राउंड में कॉलेज के अंदर अगर आप रिपोर्टिंग नहीं भी करते हो या कर भी लेते हो, दोनों केसेस में यहाँ पर आपको फ्री एग्जिट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो स्टूडेंट्स राउंड 1 के अंदर अपग्रेडेशन डालते हैं वो राउंड 2 के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो यस। और जिन स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन नहीं चाहिए वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उन्हें राउंड 2 में वापस से क्या करनी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। और अपग्रेडेशन वालों को भी क्या करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में देख लो, डिस्प्ले ऑफ न्यू एडेड वैकेंट सीट्स एंड वर्चुअल वैकेंसीज, चॉइसेस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। तो यहाँ पर यही कहा गया है, राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है वो यहाँ पर कोई काम की नहीं है, वापस से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 के अंदर। उसके बाद में जो फ्रेश सबमिशन होगा उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। अब देखो, रिजल्ट के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक्सरसाइज फ्रेश चॉइसेस एंड लॉकिंग ऑफ राउंड 2। तो अगर आपको राउंड 2 के अंदर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलती है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, इफ अपग्रेडेड देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड्स कैंसल एंड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड सीट आफ्टर टेकिंग रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कही गई है कि जिन स्टूडेंट को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो जाता है और फिर वो अपग्रेडेशन डाल लेते, अपग्रेडेशन होने के बाद में उन्हें राउंड 2 में अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो राउंड 2 वाला कॉलेज उन्हें लेना पड़ता है। ऐसा नहीं सर मैं नहीं लू राउंड 2 का कॉलेज, मुझे राउंड 1 का कॉलेज लेना है, ऐसा नहीं होता है। आपको राउंड 2 का ही कॉलेज लेना पड़ेगा मतलब। तो ये चीज भी आपको सोच समझ के भरना है। चॉइस फिलिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस वजह से गाइज मैं कहता हूं आपसे, लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, बीइंग डॉक्टर का VIP मेंबरशिप लीजिए। इसके अंदर हम आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग
और चॉइस फिलिंग किस प्रकार करनी होती है, काउंसलिंग गाइडेंस कैसे करवाना होता है, ये सारी चीजें बताते हैं हम। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, और जो चॉइस फिलिंग जो होती है वो खुद मेरे द्वारा बताई जाती है, डॉक्टर मोहसन मीना के द्वारा। इसके अंदर हम आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीवीएससी कोर्सेज के बारे में हम आपको बताते हैं, और आप डायरेक्ट मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर, मेरे से और मेरी टीम से। फिर उसके बाद में देखो, यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि अपग्रेडेशन होने के बाद में आपको सेकेंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज लेना ही लेना पड़ता है। आप वापस से राउंड 1 का कॉलेज नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो वाली जो सीट होती है वो आपकी कैंसिल हो जाती है। उसके बाद में अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हो अलॉटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो यहां पर देखो आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज को आपको करना पड़ता है, और आप फ्री एग्जिट ले सकते हो अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो। तो यहां पर क्या बोला मैंने, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग कर देते हो तो आपके पास यहां पर फ्री एग्जिट का जो ऑप्शन होता है वो यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां पर देखो एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इफ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 अलॉटेड सीट, ही या शी में अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 days। तो यहां पर देखो यही कहा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो 5 दिनों के अंदर अंदर फ्री एग्जिट कर सकता है राउंड 1 के अंदर से, और उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो सिक्योरिटी मनी होगा वो भी फॉरफिट नहीं किया जाएगा, और वो सेकेंड राउंड के अंदर भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करी जाती है वापस से राउंड 3 के अंदर, और राउंड 3 के अंदर भी वही चीजें होती है, जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। और ये एक ऐसा लास्ट राउंड होता है जहां पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसके बाद में जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वहां पर आपको कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलता है। और जो ये राउंड 3 होता है इसे ही अपन क्या कहते हैं, मॉप अप राउंड कहते हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर आप राउंड 3 के अंदर अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो यहाँ पर आप राउंड 3 के अंदर भी आप अपग्रेडेशन ले सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता ही नहीं रहती है। उसके बाद में राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ ही और शी सरेंडर या विदड्रॉ द सीट विद इन फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी मनी 3 days प्रायर ऑफ कमिटमेंट ऑफ राउंड 3। तो यहां पर देखो क्या कहा हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 2 के अंदर भी कॉलेज छोड़ना है और कॉलेज उसे छोड़ना है, अब यहां पर क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी मनी होगी वो फॉरफिट कर ली जाएगी, लेकिन आपको यहां पर क्या करने दिया जाएगा, राउंड 3 के अंदर आपको वापस से सिक्योरिटी मनी भरनी पड़ेगी, और वापस से सिक्योरिटी मनी भर के आप क्या कर सकते हो, वापस से राउंड 3 के अंदर यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखो राउंड 3 की जो सीट अलॉटेड हो जाती है उसके अंदर देखो रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूशन कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, और यहाँ पे जो कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करता है उसका जो सिक्योरिटी मनी होता है वो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट आपको देखने को नहीं मिलता है किसी भी प्रकार का, चाहे से आप रिपोर्टिंग करो मत करो, यहाँ पर आपको कोई भी फ्री एग्जिट नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में पार्टिसिपेट इन द SVR एंड फिल इन चॉइसेस, तो यहाँ पर यही है कि जिनको राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं होगा, SVR का मतलब यहाँ पर यह है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नाम का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और फ्रेश चॉइस फिलिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉलेज ले सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिल सकता है, चॉइस फिलिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। और जो कैंडिडेट जो होते हैं अगर उनको इस राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो उन्हें वो लेना ही पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कोई भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है। जो ये अपग्रेडेशन प्रोसेस होता है ये मॉपअप राउंड से पहले पहले का होता है। आप राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप में इन तीनों के अंदर आप अपग्रेडेशन ले सकते हो, लेकिन जो राउंड 3 से राउंड 4 वाला प्रोसेस है उसमें आप अपग्रेडेशन नहीं ले सकते हो। तो मेरे प्यारो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं। फिर उसके बाद में देखो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात आती है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद में ये जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है।
और किसी स्टूडेंट को यहाँ पर अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो फ्री एग्जिट नहीं ले सकता, और उसे कॉलेज में जैसे कि किसी स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाता है तो उसे वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होता है। फिर उसके बाद में देखो, आफ्टर राउंड 3 vacant seats of deemed university, list of eligible candidates will be transferred to the deemed university conducting stray vacancy round at the institution level at per university eligibility condition। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपना जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है वो खुद कंडक्ट कराती है। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में देखो, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर अपन आ जाते हैं। एक चैप्टर जो था वो मैं पिछली वाली वीडियो में छोड़ चुका था, उसे मैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको समझाने वाला हूं। तो आपको ये वाली चीज भी यहाँ पर आपको अच्छे से समझते हुए चलना है कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सारी बातें मैं आपको देखो यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है सारी चीजों को कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह रही है। अब जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताता है, कोई भी काउंसलर वगैरह आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे, तो आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था ये जो चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है काउंसलिंग के। तो यहाँ पर देखो, शुरुआत में तो वही छोटी मोटी चीजें दे रखी है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राउंड 1 के अंदर देखो एलिजिबिलिटी और पार्टिसिपेशन के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। जिन स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर नीट दिया है और वो क्वालिफाई है वो यहाँ पर एलिजिबल है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 बता रखा है यहाँ पर। राउंड 2 के लिए एलिजिबिलिटी बता रखी है यहाँ पर, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अभी मैं ऊपर यहाँ पर आपको बताकर आया हूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 के थ्रू ये सारी चीजें बताई है। फिर राउंड 3 की एलिजिबिलिटेबल कंडीशन है कि भाई जिनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों में कॉलेज अलॉट नहीं होगा वो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, और अपग्रेडेशन लेने वाले यहाँ पर अपग्रेडेशन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर राउंड 3 के अंदर कोई भी यहाँ पर आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपको राउंड 3 के अंदर अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज यहाँ पर लेना ही लेना पड़ता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखो, वही प्रोसेस वगैरह सारी चीजें बता रखी है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, ये मैं 1-2 बार बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, तो सारी चीजें कोई नई चीज नहीं है। ये देखो यहाँ पर यही चीज लिख रखी है, कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, बस आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाता है यहाँ पर। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो खुद से कंडक्ट कराती है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये चीज लिख रखा है, ये वाला पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अ लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट ऑल्सो सर्कुलेटेड टू द कंसर्न स्टेट, यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर प्रोहिबिटिंग देम टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर आयुष काउंसलिंग। तो यहाँ पर देखो ये चीज दी हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद का दिमाग लगाते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि मैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो सीट है उसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर होल्ड कर लेता हूँ, और जब तक मेरे स्टेट की काउंसलिंग चालू नहीं होगी तब तक मैं क्या करूंगा, इस सीट को होल्ड करके बैठा रहूंगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर आप एक बार इनएलिजिबल हो गए ना, तो आप सेंट्रल काउंसलिंग से भी और स्टेट काउंसलिंग से भी, दोनों से आप इनएलिजिबल हो जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर यही चीजें दे रखी है, जनरल एंड राउंड 1। तो शुरुआत में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यही सारी छोटी मोटी चीजें हैं। एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट होगा, जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तब आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। और देखो जो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज होती है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 उसके अंदर ही होती है। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और यही पेमेंट वगैरह आप कैसे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। और जो काउंसलिंग सेंटर्स और जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपको कैसे करनी है, तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होती है, और जो काउंसलिंग सेंटर है ना वो कॉलेज का सेंटर ही होता है, काउंसलिंग सेंटर, जहाँ पर वहाँ पर जाकर आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है। फिर डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर बताए हुए हैं। फिर पासवर्ड वगैरह के बारे में बता रखा है, आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। अगर आपको डिफिकल्टी होती है लॉगिन करने में तो उसके लिए क्वेश्चन है। पासवर्ड को कैसे क्रिएट करना है उस चीज़ के बारे में बता रखा है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको कैसे पासवर्ड को वापस से लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो OTP के द्वारा वापस से। व्हेन आई ट्राई लॉन्ग इन चॉइस फिलिंग आई से रोल नंबर, पासवर्ड वगैरह, यही देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं
कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ये बार बार मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। और फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो डायरेक्ट मुझे भी कॉन्टेक्ट करके मेरा काउंसलिंग गाइडेंस लेके मुझे भी कॉल करके पूछ सकता है इन सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद में देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर बता रखे हैं। 1-2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के रिगार्डिंग डिटेल में मैं वीडियो ले आऊँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना गाइस। फिर उसके बाद में देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है, जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में बताया हुआ है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रखा है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल यूआर एंड जनरल ईडब्ल्यूएस बोर्न ऑन बिफोर 31/12/2016, तो यहाँ पर देखो एज लिमिट वगैरह बता रखी है भाई, 17 साल एज होनी चाहिए अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यही कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर राउंड 2 के एफएक्यूज है यहाँ पर। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पर नीचे की साइड आता जाऊँगा, तो यहाँ पर आपको एक बार आपको देखो एफएक्यूज जो है ना वो आपको ऊपर से पढ़ लेने हैं, एफएक्यूज में क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर कैटेगरी कन्वर्जन बता रखा है यहाँ पर, अगर कोई सीट खाली रह जाती है इस वैकेंसी राउंड में तो वो कन्वर्ट कैसे होती है, जैसे कि एसटी पीडब्ल्यूडी की एसटी में हो जाएगी, फिर जो एसटी की सीट होगी वो एससी में हो जाएगी, एससी की यूआर में, जनरल ईडब्ल्यूएस की यूआर में, तो इस तरीके से होती जाती है। फिर उसके बाद में व्हाट विल हैपन वैकेंट सीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 3, यही सारी चीज़ें बता रखी, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद में देखो नीचे की साइड आओगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें को देखने को मिलेगी। और ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये जो टेबल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती है कि भैया ये जो टेबल है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर देखो टेबल के अंदर शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझा रखा है। राउंड 1 के अंदर आप फ्री एग्जिट ले सकते हो अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर भी लेते हो या नहीं भी करते हो। राउंड 2 के अंदर आप फ्री एग्जिट ले सकते हो अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो। अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हो, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखो जो एलिजिबिलिटी होती है फर्दर काउंसलिंग के लिए वो क्या क्या होती है वो यहाँ पर बता रखी है, और अमाउंट बता रखा है सिक्योरिटी मनी का। तो यहाँ पर देखो 10,000 रुपये तो एक गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और 50,000 रुपये है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो यही कहा हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है कॉलेज राउंड 2 के अंदर तो उसे कोई भी फ्री एग्जिट नहीं मिलता है यहाँ पर। उसके बाद में राउंड 3 के अंदर है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली सी बात है फ्री एग्जिट है। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं भी करते हो तब भी यहाँ पर आपके लिए फ्री एग्जिट नहीं है, और यही चीज़ स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो एलिजिबिलिटी बता रखी है काउंसलिंग के अंदर कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो मेनली सी तो बात यही है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर वही स्टूडेंट एलिजिबल हो पाएगा जिसे कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखो एक स्पेशल पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। फिर उसके बाद में देखो गाइस आपको क्या करना है, जो चॉइस फिलिंग है ना वो बहुत स्मार्ट तरीके से भरनी है, क्योंकि अगर आपको मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड तक जाना है अच्छे कॉलेज के लिए तो आपको जो चॉइस फिलिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के भरनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सारी चॉइस फिलिंग कर देते हैं। अरे मैं किसी अंधे से भी कहूंगा ना चॉइस फिलिंग करने को तो वो भी भर देगा, टक 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 कोई भी लगा देगा। लेकिन बात होती है एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग की, और एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग वही कर सकता है जिसे एक्सपीरियंस है। अब जैसे कि मुझे 4 साल हो गए काउंसलिंग करवाते हुए, 4 साल में लगभग आपको जैसा कि पता है ही हमारा ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा आयुर्वेदिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं, तो लगभग हमें सारी कॉलेजों का पता है यहाँ पर। बाकी आप मेरे से या मेरी टीम से आप अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाकर देंगे आपके मार्क्स पर। तो गाइस इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करनी है जो दोस्त आपके आयुष काउंसलिंग करा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो जो है वो एक तरीके से जीवन दान जैसी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलती कर बैठते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। और बाकी तो मैं हुई, आपको कोई क्वेरी रहे तो आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।